व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जरूरी है उन्हें देखेंगे। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो 19 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है नो ग्रेट एस्केप। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि पोषण संबंधी कमी से निपटने के मामले में भारत की निम्न रैंकिंग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है। यदि एडिटोरियल को हम अपनी यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3 और मूलतः सेगमेंट्स जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, साथ ही साथ इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी आदि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। पोषण संबंधी सूचकांकों पर भारत का खराब प्रदर्शन वर्षों से देश के मजबूत आर्थिक विकास के दावे को चुनौती देता है। यहां पे देखने वाली बात है कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग आई है वो बहुत ही निराश करने वाली है और साथ ही साथ ये रैंकिंग भारत में जो मजबूत आर्थिक विकास के दावे किए जा रहे हैं उसको एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। देश का ध्यान एक बार फिर बच्चों में लगातार बनी रही भूखमरी, वेस्टिंग का मतलब होता है कद के अनुरूप कम वजन, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी व्यक्ति का जो वेट है वो उतना होना चाहिए, खासतौर किसी बच्चे का। यदि उस हाइट के अनुसार उस बच्चे का वेट कम है तो हम उसे वेस्टिंग कहते हैं। और दूसरी एक और समस्या होती है जिसका नाम है स्टंटिंग, कि एक उम्र पर किसी एक बच्चे की हाइट जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए। यदि हाइट उससे कम है तो हम उसे कहते हैं स्टंटिंग की समस्या की ओर लेकर जाता है। इस वर्ष के वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को सूडान जैसे देशों के साथ 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर रखा गया है और राष्ट्रीय स्थिति का आकलन गंभीर के रूप में कहा है। यहाँ पे समझिए, भारत ने रैंकिंग साझा करी है सूडान जैसे देश के साथ और इसको देख करके जो भारत का स्टेटस है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वहां पे हम ये कह सकते हैं कि वो गंभीर हालात हैं। भारत को जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो 27.2 का है और वो सारे ब्रिक्स देशों से सबसे कम है। साथ ही साथ देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब की भी जो रैंकिंग है वो भारत से बेहतर है। यहां पे हम लोगों ने बात करी है थोड़ी सी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, तो समझ लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। ये जो रिपोर्ट होती है ये हर वर्ष अक्टूबर में प्रस्तुत की जाती है और इस रिपोर्ट को ज्वाइंटली पब्लिश करते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल हंगर हेल्थ। ये दो एजेंसियां हैं जो मिल करके वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसको साझा करते हैं। साथ ही साथ पहली बार ये रिपोर्ट 2006 में प्रकाशित हुई थी और इस रिपोर्ट को, ये जो इंडेक्स है, इसको जो प्रकाशित करने का जो मूलतः उद्देश्य है वो ये कि भाई दुनिया भर में यदि मैं बात करूं या फिर रीजनली अगर मैं बात करूं या फिर देशों के संदर्भ में मैं बात करूं, वहां पर हंगर को मेजर किया जाता है और ट्रैक किया जाता है। मतलब वैश्विक स्तर पर, रीजनल स्तर पर और देशों के स्तर पर जो भूख है उसको मेजर किया जाता है कि कितने लोगों को एक बैलेंस्ड डाइट मिलती है या कितने लोगों को खाना खाने को मिलता है या नहीं। देखिए, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ये जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का डेटा है वो प्रोड्यूस करते हैं। 4 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला अंडर नरिशमेंट, इसका मतलब पॉपुलेशन, आबादी का वो हिस्सा जिसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं मिलती, मतलब जितनी कैलोरीज चाहिए शरीर को उतनी कैलोरीज नहीं मिल पा रही, वो अंडर नरिशमेंट। दूसरा मैंने आपको बताया चाइल्ड वेस्टिंग, ये 5 साल तक के बच्चों में इस सिचुएशन को देखा जाता है और कहा जाता है कि ये जो चाइल्ड वेस्टिंग की समस्या है वो दिखाती है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कम, बहुत ही, आप ये समझिए एक्यूट मतलब बहुत ही दयनीय, एक तरीके से बहुत ही सीरियस। और अगर इसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग की बात करते हैं तो ये भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये रिफ्लेक्ट करता है क्रॉनिक अंडर, मतलब लगातार जो
है वो नरिशमेंट नहीं मिल रहा है प्रॉपर। चौथा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मृत्यु होती है। वैसे मोर्टेलिटी रेट की हम लोग बात करते हैं, प्रति 1000 में कितने बच्चों की मृत्यु हुई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो अपना स्कोर जो है वो 0 से 100 के बीच में देता है। 0 का मतलब है कि किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, देश में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सबको खाने को मिल रहा है। 100 जो है वो सबसे खराब है, सबसे पुअर है। अब यहां पे हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, ये देखना पड़ेगा कि भाई वैश्विक भूखमरी सूचकांक को 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वेस्टिंग और स्टंटिंग के स्तर पर, अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण और बाल मृत्यु दर, ये 4 जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए उसके संदर्भ में बात कर रहा है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो इस डेटा को, इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के तरीके को सही नहीं मानती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई कुछ फैक्टर्स जैसे कि जो वेट की हम लोग बात करते हैं, वेट का जो मानक है उसको गलत लिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये डेटा पब्लिश करने से पहले इस इंडेक्स में हमें अनुवंशिकी और सामाजिक निर्धारकों जैसे घटकों को भी कंसिडर करने की जरूरत है। और यहां पे लेकिन हम लोग अगर बात करें, यदि इन घटकों को हम लोग शामिल कर भी लेते हैं तो देखिए चेंज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इन घटकों को भी शामिल कर लेते हैं तो सिचुएशन ये है कि हाँ भाई एक आध रैंक ऊपर नीचे, बस इससे ऊपर नहीं चेंज आएगा। ऐसा ही जिस तरीके की रिपोर्ट आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स से आई है, ऐसी ही रिपोर्ट जो NFHS जिसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उनका जो चौथा डेटा था उसके हिसाब से भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो डेटा भारत के संदर्भ में है वो कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। यदि हम लोग NFHS की बात करें तो ये जो डेटा होता है, जो हम लोगों को यहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है, ये एक तरीके का भारत का जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है उसमें काम आता है और ये बताता है, एकदम एक्चुअल साइड प्रेजेंट करता है भारत में किस तरीके का इंक्लूसिव सबको लेकर के और साथ ही साथ सस्टेनेबल ग्रोथ किस तरीके की चल रही है। ये जो NFHS का डेटा होता है ये दरअसल ये बताता है सही में। अगर हम लोग इसकी बात करें तो भाई ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई और साथ ही साथ कुछ अन्य देश उनके द्वारा चलाया जाता है। यदि इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की फंडिंग की हम लोग बात करें तो फंड इसे 2 जगह से मिलते हैं। पहला मिलता है USAID से, USAID का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और दूसरा है यूनिसेफ। भारत में अब तक 4 NFHS सर्वे हो चुके हैं और 5वां जो है इस वर्ष अक्टूबर में प्रस्तुत किया जाएगा। यहां पे जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि ये जो कमियां, ये जो समस्याएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पे हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है उस पे पर्याप्त तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रॉप नहीं मिलनी चाहिए किसी को। अगर हम लोग खाने की बात करें तो भाई प्रॉपर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक बैलेंस डाइट, उसमें प्रोटीन भी रिक्वायर्ड मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो और भी कई सारी जो चीजें हैं वो एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे एक एप्रोप्रिएट डाइट किसी व्यक्ति के लिए। अब वर्तमान आंकड़े की बात करते हैं कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में पाया गया, ये जो हेल्थ सर्वे था ये सन 2014-15 में पब्लिश हुआ था। ये पाया गया कि भाई चरम अल्प पोषण से होने वाली स्टंटिंग 38% के स्तर पर है, जबकि पोषण में तीव्र कमी से होने वाली वेस्टिंग 21% के स्तर पर है। यहां पे अगेन फिर से एक बात समझने वाली है, ये जो डेटा है आज के 10 साल पहले यदि हम लोग बात करें, मतलब कि अगर हम लोग देखें तो 2004-2005 में यही जो आंकड़े थे, 38% वाला जो था वो था 48% पर और 21% वाला जो था वो था 31% पे। मतलब इतने परसेंट बच्चे जो थे, इतने परसेंट जो बच्चे थे 5 वर्ष से कम आयु के, वो सफर कर रहे थे स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या से। हम लोगों ने बोला कि लगभग 10% अंकों की गिरावट आई है। यहां पे हमको ये देखना है कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग याद दिलाती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वास्तविक लाभों को अभी तक वंचित रहे लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपने अनाज दे दिया, बस अनाज से काम नहीं होगा, हमें विविधतापूर्ण आहार जिसमें प्रॉपर बैलेंस डाइट हो, हमें वो देने की आवश्यकता है। यदि हम लोग यहां पे बात करते हैं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। 10 सितंबर 2013 को संसद से पारित हुआ। जो की फीचर है वो की फीचर ये है कि इस एक्ट के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी में लोगों को सब्सिडाइज्ड
फूड ग्रेन पहुंचाने की पहल है। जिस स्कीम के अंडर ये आएगा वो होगी टीपीडीएस, इसका मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस आंकड़े को यदि हम कैलकुलेट करें तो इसके तहत लगभग भारत की 2/3 आबादी जो है वो इस स्कीम के अंडर आ जाएगी। इस एक्ट में खास तौर से फोकस किया गया है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट महिलाओं को और बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ फूड ग्रेन्स के अलावा इसमें यह भी प्रोविजन है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको उनकी डिलीवरी के समय और उसके 6 महीने के बाद 6,000 रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट अनिवार्य मिलना जरूरी है। अब यहां पे जब हम लोग आगे के रास्ते की बात करें तो भाई संकेत चिंताजनक तो जरूर है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राइट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जो पीडीएस सिस्टम है हमारे यहां पे, उसमें जो धांधली हो रही है, उसमें जो गड़बड़ी हो रही है, हमें उसको पूरे तरीके से खत्म करना होगा। साथ ही साथ समाज के उस वर्ग के लोग जो कि शारीरिक तौर पर, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई हमें उन लोगों की, जो निशक्त लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको और बुजुर्गों को सही तरीके से ये सुविधाएं पहुंचे, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को हम इंट्रोड्यूस करें, जिससे इस तरीके की धांधली को कम किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कही गई है और उसके ऊपर हमें कार्य करने की जरूरत भी है। यदि पीडीएस सिस्टम आपका मजबूत होगा तो महिलाएं जो हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें सही तरीके से इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हमें जरूरत है एक ऐसी नीति की, यहां पे हमें एक चीज समझना है कि भाई जो नीतियां अभी तक चली हैं उसके मुताबिक यदि हम बात करें तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में से हर 4 लोगों में से 3 लोग जो हैं उनको संतुलित आहार, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, हम लोग खाने के अधिकार के बारे में चाहे जितनी भी बातें कर लें, जब तक ये अधिकार, जब तक सही तरीके से देश की पूरी आबादी को, संपूर्ण आबादी को भूखमरी, वेस्टिंग, स्टंटिंग का शिकार होना पड़ रहा है, तो ऐसा खाद्य का अधिकार किसी भी काम का नहीं है। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये लोगों तक पहुंचे और भूखमरी, स्टंटिंग, इस तरीके की जो समस्याएं हैं उससे हमारे देश के बच्चों को ना जूझना पड़े। आज के एडिटोरियल से संबंधित कुछ प्रश्न जो हो सकते हैं, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्व की चर्चा कीजिए और व्याख्या कीजिए कि इनमें से कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुधार किए जाने आवश्यक हैं। प्रीलिम्स पे यदि आप बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रीलिम्स में आपसे डेटा पूछ सकता है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का भारत की पोजीशन पूछ सकता है, सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है, सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, आपसे ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन पे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो बच्चों को अल्प पोषण हो रहा है, इसके संबंधित कुछ बीमारियां जैसे कि क्वाशॉर्कर, मोरास्मस इत्यादि के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को एडिटोरियल बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।